लास्ट सेंटेंस हमने ये पढ़ा था, देखो द सिटी इज़ वेरी पोल्यूटेड लाइक अर्थ दैट ऑफ अस, ठीक है। तो हमने आंसर अर्थ लगाया था, एक सेकेंड रुकना भाई, हमने आंसर लगाया था अर्थ, ठीक है, कि हमारी सिटी जो है पोल्यूटेड है, सिटी पोल्यूटेड है उतनी ही जितनी हमारी सिटी है, या हमारी सिटी की जैसी पोल्यूटेड है, आप ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। अब देखो एक अगला सेंटेंस देखो, मैं इसके बारे में बात करूँगा थोड़ी सी जरा, दैट ऑफ अस की, कि दैट ऑफ अस भी ठीक हो सकता है, लेकिन किस सिचुएशन में ठीक हो सकता है इस बारे में हम बात करेंगे। आर्स तो आंसर ठीक है ही है, दैट ऑफ अस भी ठीक है, लेकिन मैं सिचुएशन बताऊंगा किस में ठीक हो सकता है। जरा एक बार देखो, जैसे जो माई होता है ना, जैसे मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव माई लिखा, तो माई को ऑफ मी भी लिख सकते हैं, पता है, माई को क्या भी लिख सकते हैं, ऑफ मी लिख सकते हैं। मैंने लिखा हिज, तो हिज को ऑफ हिम भी लिख सकते हैं, पता है। ऐसे मैं लिखता हूँ हर, है ना, तो हर को ऑफ हर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर का तो जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो सेम होता है, ठीक है। पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन, पॉजिटिव एडजेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में ही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है नहीं। तो हर का ऑफर लिख सकते हैं, ऐसे ही हिज को ऑफ हिम लिख सकते हैं, योर्स को ऑफ यू लिख सकते हैं, आर्स को ऑफ अस लिख सकते हैं, और माई को ऑफ मी लिख सकते हैं। ये एक तरीका है बेसिकली, आप ऐसे कहो कि मेंशन करने का, ठीक है। माई लिख लो या ऑफ मी लिख लो, दोनों बातें सेम ही होती हैं। इस चीज़ को तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉजिकल तो मैं इसमें क्या बता पाऊंगा तुम्हें, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा। माई ऑफ मी होता है और ऑफ अस होता है, तो मतलब एक तरीके से इसको चेंज करके लिख सकते हो। अगर एडजेक्टिव को लिखना है तो ऑफ लगा के ऑब्जेक्टिव केस लिख दो, है ना। कहने का मतलब है जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो ऑफ प्लस ऑब्जेक्टिव केस के बराबर हो सकता है। अगर मैथमेटिकल टर्म में बात करें, पॉजिटिव एडजेक्टिव इज इक्वल्स टू ऑफ प्लस ऑब्जेक्टिव केस। जैसे माई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, ऑफ प्लस ऑब्जेक्टिव केस, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी होगा, तो माई बराबर ऑफ मी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है। अब सेंटेंस देखो, एक क्वेश्चन है, मैंने कहा योर हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ मी, ये तुम्हारा घर जो है मेरे घर से बड़ा है, तुम ये कहना चाह रहे हो। तो मैंने आपको बताया सबसे पहले देखो तुलना किसकी करी गई, कंपैरिजन किसकी कर रहे हो, योर हाउस की, ठीक है। तो आंसर, पहला आंसर दैट ऑफ मी को छोड़ो, क्योंकि नो चेंज भी ऑप्शन है तो काट तो सकते नहीं। आपका आंसर क्या हो सकता है, योर हाउस इज बिगर देन, मेरी बात चल रही है ना, तो आप कहोगे योर हाउस इज बिगर देन माई हाउस। एक आंसर तो माई हाउस हो सकता है भाई, हाउस की कंपैरिजन हाउस से हो गई, ठीक है। दूसरी बात माई प्लस नाउन, अब हाउस तो पहले से ही आया है, हाउस यहाँ भी आया है, दो बार हाउस आ गया। अब दो बार हाउस आ गया तो मैंने आपको बताया नाउन का रिपीटेशन गलत है, तो बेहतर है कि हाउस को हटाओ और कुछ और लिखो, है ना। क्या लिखोगे, आपको पता है माई प्लस नाउन चेंज हो गए, किस में चेंज होता है, माई प्लस नाउन चेंज होता है, आंसर बनता है माइन, ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। योर हाउस इज बिगर देन माइन, अब देखो माइन ऑप्शन में है, मी ऑप्शन में है, तो योर हाउस इज बिगर देन मी, तुम्हारा घर मुझसे बड़ा है, अरे मेरे से थोड़ी कंपैरिजन होगी, मेरे घर से कंपैरिजन होगी, गलत। माए तो किसी भी सिचुएशन में ठीक हो नहीं सकता, क्योंकि माए तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद तो नाउन चाहिए, और नाउन अगर नहीं रखोगे तो ये तो गलत है ही, ठीक है साहब। तो आंसर ठीक हो सकता है माइन। एक आंसर क्या ठीक हो सकता है, एक आंसर ठीक हो सकता है माइन, अगर तुम चाहो तो माइन को ठीक कर लो, लेकिन माइन ऑप्शन में है नहीं, माई हाउस ऑप्शन में ठीक नहीं है, दोनों ऑप्शन ठीक है, बचता है दैट ऑफ मी और दैट ऑफ माइन, है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर मैं तुमसे कहता हूँ तुम दैट ऑफ मी को आंसर बनाओ, अगर मैं तुमसे कहता हूँ दैट ऑफ मी को आंसर बनाओ, तो मुझे बताओ दैट किसके लिए आया है। हालांकि पता है क्या, तुम ऑफ मी को कंफ्यूज कर सकते हो इसको, लेकिन ये देखो दैट किसके लिए आया होगा, दैट उस नाउन के लिए आया होगा जो रिपीट हो बेसिकली नहीं हुआ, मतलब रिपीट होना नहीं चाहिए। जो जैसे हाउस है, हाउस रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हाउस के बदले तुमने क्या लिख लिया, दैट लिख लिया। तो अगर मैं दैट को लिखूँ हाउस, ठीक है नहीं, दैट को क्या लिखूँ, हाउस लिखूँ, और ऑफ मी किसके बराबर होता है, ऑफ मी किसके बराबर होता है, माई के, ऑफ मी किसके बराबर होता है, माई के। तो हाउस और ऑफ मी होता है माई, तो इसको मैं पहले रख देता हूँ माई हाउस। तो दैट ऑफ मी किसके बराबर है, दैट ऑफ मी माई हाउस के तो बराबर है, तो दैट ऑफ मी लिखना भी गलत नहीं है, दैट ऑफ मी लिखना भी क्या है, सही है, लेकिन दैट ऑफ माइन लिखना गलत होगा। यहाँ पर दैट ऑफ माइन लिखना क्या होगा, गलत होगा। आंसर बनेगा नो चेंज, आंसर क्या बनेगा, नो चेंज। दैट ऑफ मी का मतलब भी किससे, दैट का मतलब किससे, हाउस से है। दैट किसके लिए आया, सिंगुलर नाउन का रिपीट ना होने के लिए दैट लगाया। ऑफ मी का मतलब किससे निकलता है, मैंने कहा माई से निकलता है, तो हाउस मतलब दैट ऑफ मी मतलब किससे, ये माई हाउस से, और माई हाउस अभी बता के आया हूँ बिल्कुल ठीक है, अभी तो बताया माई हाउस बिल्कुल ठीक है, तो फिर वही बात है, दैट ऑफ मी भी यहाँ पे क्या होगा, ठीक होगा। आपका आंसर दैट ऑफ मी ऐसे कैसे रहेगा, आंसर बनेगा नो चेंज। अब मैं ऊपर वाले सेंटेंस में आता हूँ, देखो दैट ऑफ अस है, अब इसको एक बार चेंज करके देखो, ठीक है। मैंने कहा दैट ऑफ अस, दैट किसके लिए आ गया, सिटी के लिए आ गया, दैट किसके लिए आ गया, सिटी के लिए। ऑफ अस मतलब क्या है, हमारी सिटी की बात चल रही है ना, ऑफ अस मतलब किससे, अवर से, तो अवर प्लस सिटी क्या बनेगा, आर सिटी बनेगा, आर सिटी। तो अब आर सिटी तो बिल्कुल ठीक है, आर सिटी बिल्कुल ठीक है, तो कहने का मतलब है आर सिटी ठीक है, तो दैट ऑफ अस भी ठीक होगा, क्या भी ठीक होगा, दैट ऑफ अस भी ठीक होगा। तो अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ तो इस सेंटेंस के क्या क्या आंसर्स बन सकते हैं, देखो अवर तो बिल्कुल गलत है, अस ठीक है, दैट ऑफ अस ठीक है,
या फिर आर सिटी ठीक है, लेकिन मैंने कहा सिटी से इससे बेहतर है कि आप इन दोनों का यूज़ करो, अर्स लगा लो या दैट ऑफ अस लगा लो, दोनों ही बातें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, इसके बाद देखते हैं। हिज बिहेवियर इज सिमिलर टू हिज पेरेंट्स। उसका बिहेवियर अपने पेरेंट्स के सिमिलर है। देखो एक चीज़ है, उसका बिहेवियर उसके पेरेंट्स के सिमिलर है या उसके पेरेंट्स के बिहेवियर के सिमिलर है। देखो सोच के देखो, उसका बिहेवियर उसके पेरेंट्स के सिमिलर नहीं है, उसका बिहेवियर है हिज बिहेवियर इज सिमिलर टू, पहला आंसर बन सकता है सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है साहब, एक आंसर। दूसरा आंसर आप इसको अपोस्ट्रोफी तो लगा के लिख सकते हो, हिज बिहेवियर द बिहेवियर ऑफ हिज पेरेंट्स। दूसरा आंसर ये भी हो सकता है, यहाँ पर पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स तो लिविंग है ना, और लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी लग जाती है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, हिज बिहेवियर इज सिमिलर टू द टू हिज पेरेंट्स बिहेवियर। ठीक है, हिज पेरेंट्स बिहेवियर। अच्छा चलो एक सेकंड रुको, इसको भी एक सेकंड रुको। अगर मैं लिखूं द बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स, तो इसमें कोई दिक्कत है? बोले सर ठीक है, मुझे बताओ द बिहेवियर सिंगुलर है ना, यहाँ भी बिहेवियर यहाँ भी बिहेवियर, और बिहेवियर दो बार आ गया तो बिहेवियर के बदले क्या लगा लो, सिंगुलर के लिए क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं, दैट ऑफ हिज पेरेंट्स, दैट ऑफ हिज पेरेंट्स। मुझे बताओ क्या गलत है सही है? भाई बिल्कुल ठीक है, समझ रहे हो, द बिहेवियर ऑफ हिज पेरेंट्स ठीक है, दैट ऑफ हिज पेरेंट्स ठीक है, दोनों ही बातें ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता रहा था, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हिज पेरेंट्स बिहेवियर। भाई बिल्कुल ठीक है, हिज पेरेंट्स बिहेवियर उसके पेरेंट के बिहेवियर के सिमिलर है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, पूछो क्या? सॉरी, बिहेवियर तो यहाँ भी आया, बिहेवियर यहाँ भी आया, और नाउन का रिपीटेशन क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब नाउन एक बार पहले आ गया हो तो उसको रिपीट करना गलत माना जाता है। लेकिन अब आपने इसके बदले क्या रखना देखा, बोले सर दैट या दोस्त का यूज़ करना सीखा। भाई बिल्कुल ठीक है, दैट या दोस्त का यूज़ करो, लेकिन जब अपोस्ट्रोफियस की बात आ जाए तो अपोस्ट्रोफियस वाले केस में, अपोस्ट्रोफी वाले केस में बाद में अगर कोई ऐसा नाउन हो जिसका डिस्कशन पहले से एक बार हो चुका है, बाद में अगर कोई ऐसा नाउन है जिसका डिस्कशन पहले एक बार हो चुका है, तो उस सिचुएशन में उस नाउन को लिखते ही नहीं है। बेहतर होगा हिज पेरेंट, ये हिज पेरेंट्स बिहेवियर ठीक है, और लेकिन इससे बेहतर है इसको क्या लिखो, इसको लिखो इस बिहेवियर इज सिमिलर टू हिज पेरेंट्स, और यहाँ खत्म हो गई बात। हिज पेरेंट्स, उसके उसका बिहेवियर उसके पेरेंट्स के, अब पेरेंट्स के अपोस्ट्रोफी लगाने का मतलब है पेरेंट्स के, अब पेरेंट्स के क्या, बोले पेरेंट्स के बिहेवियर के जैसा है, लेकिन बिहेवियर मेंशन क्यों नहीं करा, यहीं पे फुल स्टॉप क्यों लगा दिया, क्योंकि बिहेवियर पहले दिखा दिया गया है, उसका बिहेवियर उसके पेरेंट्स के जैसा है, पेरेंट्स के सिमिलर है, पेरेंट्स के सिमिलर मतलब पेरेंट्स के बिहेवियर के सिमिलर है, तो आपने अपोस्ट्रोफियस लगा के यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दिया। अब तुम सोच रहे हो कि सर बाद में नाउन क्यों नहीं लिखा, अभी तो आप बता रहे हो अपोस्ट्रोफियस वाले के बाद नाउन जरूर आता है। भाई बाद में नाउन इसलिए नहीं लिखा क्योंकि नाउन का रिपीटेशन गलत मानते हैं, और एक बार जब नाउन पहले आ गया तो दोबारा नाउन को यूज़ करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, और यही कारण है कि ये वाली बात ज़्यादा बेहतर मानी जाती है। ठीक है, नहीं या तो ये आंसर बनाओ सबसे बेहतर है, या ये आंसर बनाओ सबसे बेहतर। हालांकि ठीक चारों यहाँ देखो है ना, टू के बाद ये चारों लिखें, चारों ठीक है, द बिहेवियर ऑफ पेरेंट्स ठीक है, दैट ऑफ हिज पेरेंट्स ठीक है, हिज पेरेंट्स बिहेवियर ठीक है, हिज पेरेंट्स ठीक है अपोस्ट्रोफी लगा के। चारों ही बातें ठीक है। अब इतनी बात तो मैं समझ में आई, तो ये अगला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ जरा। द लाइफ ऑफ अ सोल्जर इज एज हार्ड एज अ फार्मर, इज एज हार्ड एज अ फार्मर नहीं, इज एज हार्ड एज अ, एज क्या, एज द लाइफ ऑफ अ फार्मर। ठीक है यार, ठीक है साहब, एज द लाइफ ऑफ अ फार्मर। अच्छा दूसरी बात, बोले सर द लाइफ है, द लाइफ के बदले क्या लगा सकते हैं, दैट ऑफ लगा सकते हैं, दैट ऑफ अ फार्मर, ये भी ठीक है ना। द लाइफ ऑफ अ सोल्जर इज एज हार्ड एज द लाइफ ऑफ अ फार्मर, द लाइफ की जगह दैट ऑफ अ फार्मर, क्योंकि दैट ऑफ क्यों आया, क्योंकि लाइफ पहले से आ गया था, दैट ऑफ लगा दिया। उसके बाद एज हार्ड एज अ, अब तुम्हें पता है फार्मर जो है नाउन है और लिविंग है, और लिविंग के साथ अपोस्ट्रोफी लग जाता है, एज हार्ड एज फार्मर्स लाइफ लिख सकते हैं, और बेहतर होगा कि लाइफ पहले से ही आ गया है तो खाली फार्मर्स लिख दें, एज हार्ड एज आ फार्मर्स, एज हार्ड एज आ फार्मर्स। जितनी फार्मर की होती है, फार्मर की क्या होती है, फार्मर की लाइफ होती है, हार्ड उतनी ही सोल्जर की लाइफ होती है, तो फार्मर्स अपोस्ट्रोफी लगा के लिख दोगे, इसका मतलब क्लियर है कि अपोस्ट्रोफी के बाद वही नाउन आएगा जो रिपीट करना चाह रहे हो, और रिपीट क्या हो रहा है, लाइफ रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने उसको दोबारा से नहीं लिखा। ठीक है, अब तुम कहो इन दोनों में सबसे बेहतर आंसर कौन होगा, सबसे बेहतर आंसर होगा दैट ऑफ अ फार्मर और अ फार्मर्स। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, हालांकि आंसर तो द लाइफ ऑफ फार्मर, अ फार्मर्स लाइफ भी ठीक है,
है ना, लेकिन मैं चुनने के हिसाब से बता रहा हूँ। 4 आंसर थोड़ी लाओगे पेपर में पेपर में ऐसा नहीं होगा दोनों दे रहे साथ में, दोनों साथ में नहीं देगा, दोनों में से एक देगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो इस पेज का, द आइडियाज ऑफ एन ओल्ड मैन आर बेटर देन अ यंग मैंस। अब देखो फिर वही बात है, मैंने क्या कहा, सोल्व करने का तरीका है भाई, इसको छोड़ो अ यंग मैंस को, आप सॉल्यूशन देखो। बेटर देन, कंपैरिजन किससे हो रहा है, द आइडियाज ऑफ एन ओल्ड मैन बेटर देन द आइडियाज ऑफ अ यंग मैन। एक आंसर ठीक ही हो गया, ठीक है साहब। द आइडियाज के बदले क्या लिख सकते हो, दोज ऑफ अ यंग मैन। एक तो ये ठीक हो गया, दोनों ठीक हो गए, द आइडियाज ऑफ अ यंग मैन, दोज ऑफ अ यंग मैन, ठीक है साहब। खाली आ यंग मैन ठीक नहीं हो सकता, एक बात ध्यान रखना, खाली आ यंग मैन की कंपैरिजन थोड़ी हो रही है, आइडियाज की कंपैरिजन हो रही है, तो आ यंग मैन तो ठीक हो नहीं होगा। दूसरी बात दोज ऑफ हो सकता है ठीक, दैट ऑफ नहीं होगा, क्योंकि दैट ऑफ क्यों नहीं होगा, क्योंकि आइडियाज लिखा है, ध्यान से देखो, आइडिया नहीं क्या लिखा है, आइडियाज लिखा है, और आइडियाज लिखा है तो आइडियाज के साथ दैट ऑफ ठीक नहीं हो सकता। ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन क्या भी गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। बचा डी और बचा ए, बचा डी और बचा ए। दोज ऑफ, अब देखो मैंने कहा दोज ऑफ अ यंग मैन, आंसर ठीक हो सकता है दोज ऑफ अ यंग मैन। तुमने दोज ऑफ अ यंग मैन तो लिखा, लेकिन लास्ट में क्या लगा दी, लास्ट में लगा दी अपोस्ट्रोफी, और लास्ट में अगर अपोस्ट्रोफी लगा दी तो गलत हो गया आंसर। दोज ऑफ अ यंग मैन तो ठीक है, लेकिन लास्ट में जो अपोस्ट्रोफी लगी है ये गलत है। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें एक बात समझ में आ गई होगी कि 4 में से आंसर क्या है, आ यंग मैन ही है, और यही आंसर लिखा हुआ भी है, आ यंग मैन, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि ये ठीक कैसे है। देखो एलिमिनेशन से तुमने पहला दूसरा तीसरा तीनों विकल्प गलत कर दिए, मतलब निकाल दिए कि पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है, एलिमिनेशन मेथड से आंसर आ गया डी फॉर डॉग। ये बात तो ठीक है कि डी आंसर है, लेकिन है कैसे जरा देखो, बेटर देन है ना। अब बेटर देन क्या, अब देखो यंग मैन है तो आप ऐसे लिख सकते हो, आ यंग मैंस। अब मैन है तो मैन की तरफ अपोस्ट्रोफी आ सकता है, आ यंग मैंस आइडियाज़, आ यंग मैंस आइडियाज़, ये भी ठीक है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, इसको ऐसे ही लिख लो ना, आ यंग मैंस। अब तुमको सर आइडियाज़ को नहीं लिखा, अरे आइडियाज़ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आइडियाज़ पहले से ही मेंशन कर दिया है, और पहले से मेंशन कर दिया तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, तो आंसर बनेगा आ यंग मैंस। यही आपका क्या है आंसर है। हालांकि ये तीनों भी क्या है, ठीक है, लेकिन इन तीनों में से कोई ऑप्शन में नहीं था, इसलिए आपने इसको क्या माना, सही माना। आ यंग मैंस ये आ गया आंसर आपका, हो गया डी फॉर डॉग। मैं आपको बिल्कुल चारों ऑप्शन लेके चल रहा हूँ कि ये चारों ठीक हो सकते हैं, और उसमें से आपको कोई एक ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, उसमें से आपको कोई एक ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखो जरा, फिश इन द सी आर बिगर देन अ रिवर, आर बिगर देन। अब मैंने कहा फिश इन द सी है ना, तो फिश जो है वो सी में, जो जो फिश होती हैं सी में। अब देखो फिश के साथ आ रहा है, ध्यान से देखना, मतलब यहाँ पर मछली एक नहीं है, एक से ज़्यादा की बात चल रही है, एक मछली की बात नहीं चल रही, एक से ज़्यादा की ही बात है। फिश इन द सी आर बिगर देन अ रिवर, तो रिवर से बड़ी तो नहीं होती होंगी, आर बिगर देन फिश इन द रिवर, पहला आंसर तो ये बन गया, ठीक है। लेकिन दूसरी बात मैंने कहा फिश को दोबारा मत लिखो, दोबारा मत लिखो, है ना, और फिश ऑफ अ रिवर, ठीक है। अब फिश ऑफ है तो उसको लिख लो दोज ऑफ, दोज ऑफ द, देखो इन्हीं लगाओ ना, बेहतर तो यही है कि दोज इन द रिवर, दोज इन द रिवर। अब फिश को दोज ही माना है, ध्यान रखना, क्योंकि फिश के साथ आ रहा है मतलब एक से ज़्यादा मछलियाँ हैं, ध्यान रखने की बात है। राम इज़ ओल्डर देन मी, देखो भाई राम की कंपैरिजन हो रही है मी से, राम सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्टिव केस से करेगा, मी नहीं क्या आएगा, आई आएगा, ध्यान रखना। सब्जेक्ट हमेशा कंपैरिजन किससे, सब्जेक्टिव केस से। देन का मतलब कंपैरिजन ऐसे होता है ना, कहीं भी देन आया मतलब तुलना हो रही, कंपैरिजन हो रहा है, और कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ से होता है। अगर राम की कंपैरिजन कर रहे हो तो राम सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन कर रहे हो तो सब्जेक्ट से करो, मी नहीं क्या आएगा, आई आएगा, ध्यान रखना। ऐसे सेंटेंस बहुत पूछता है वो, ही इज़ एज रिच एज हर, ठीक है, कभी भी एज कहीं आया हो, है ना, एज सो एज आया हो तो सिमिलैरिटी दिखाते हैं, इसका काम क्या होता है, सिमिलैरिटी दिखाना, समानता दिखाना, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, समानता दिखाने की बात कर रहा है। एज किसको दिखाता है, समानता को दिखाता है, सिमिलरिटी को दिखाता है। तो ही इज एज रिच एज हर, वो उतना रिच है जितनी की वो रिच है। तो आपने ही की समानता दिखाई किससे, हर से। अब ही सब्जेक्टिव केस है और समानता दिखा रहे हो तो सेम डिग्री से दिखाओगे, ऐसा नहीं किसी से भी समानता दिखा दोगे। ही है, ही इज एज रिच एज शी, ही इज एज रिच एज शी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई एम सीनियर टू, जूनियर सीनियर, ये जितने भी IOR वाले होते हैं ना, इनके साथ जो टू होता है प्रपोजिशन होता है ना, ये टू क्या होता है, प्रपोजिशन होता है। आई एम सीनियर टू, तो प्रपोजिशन के बाद ही नहीं ऑब्जेक्टिव केस आएगा, प्रपोजिशन के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो आई एम सीनियर टू ही, आई एम सीनियर टू हिम, आई एम सीनियर टू हिम, आई एम सीनियर टू ही नहीं, आई एम सीनियर टू हिम, ध्यान रखना। तो अब ऐसा मत सोचना कि देन के बाद सब्जेक्टिव केस आया,
एस के बाद सब्जेक्टिव केस आया तो बोले सर टू के बाद भी सब्जेक्टिव लिख दूँ, ना 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 सीनियर, टू में जो टू है वो प्रिपोजिशन है। ऊपर वाले दो सेंटेंस में आई और शी इसलिए चेंज करा क्योंकि समानता दिखा रहे हो तो सेम केस में दिखाओगे, कंपैरिजन कर रहे हो तो सेम केस में करोगे, इसलिए ऐसी कंडीशन में सब्जेक्टिव केस ही रखा जाता है ना। जनरली बाद में कौन सा केस ही रखा जाता है, सब्जेक्टिव केस ही रखा जाता है। नेक्स्ट देखो, ही इज़ वाइज लाइक आई। अब देखो लाइक यहाँ पे प्रिपोजिशन है, ही इज़ वाइज, वो बुद्धिमान है मेरी तरह, है ना। ही इज़ वाइज लाइक आई, वो मेरी तरह बुद्धिमान है। अब लाइक प्रिपोजिशन है और प्रिपोजिशन के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो लाइक आई नहीं लाइक मी कहा जाएगा, ठीक है। काट के ठीक कर लेना। नेक्स्ट देखो तुलना जिससे हो रही है उसका ध्यान रखना, जिससे कंपैरिजन हो रही है वो मैटर करता है। ऊपर के यहाँ पर सब्जेक्ट की कंपैरिजन हो रही थी तो सब्जेक्टिव केस, यहाँ पर भी सब्जेक्ट की सिमिलरिटी दिखा रहे थे तो सब्जेक्टिव केस, इन दोनों का ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे देखो सेंटेंस है आई नो हिम बेटर देन शी और आई नो हिम बेटर देन हर, दोनों में से कौन सा ठीक है जरा बताना। आई नो हिम बेटर देन शी और आई नो हिम बेटर देन हर, सोच के देखो कौन सा ठीक है। एक में शी आया है, एक में हर आया है। आई नो हिम बेटर देन शी और आई नो हिम बेटर देन हर, दो सेंटेंस है। एक बार दिमाग लगाओ, मतलब मैं डिस्कस करूंगा लेकिन एक बार पॉज करो वीडियो और सोचो कि कौन सा ठीक हो सकता है। देखो पहला और दूसरा, अगर तुमने वीडियो पॉज करके सोच समझ लिया है तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता रहा हूँ दोनों ही सेंटेंस ठीक है। हालांकि तुमने बहुत जोर लगाए होंगे ये सोचने में कि सेंटेंस पहला ठीक है दूसरा, और तुमने ये बात पक्की है कि दोनों में से एक ही आंसर निकाला होगा, ठीक है। लेकिन इत्तेफाक की बात ये है पहला भी ठीक है दूसरा भी ठीक है ना। पहला और दूसरा दोनों ही ठीक है लेकिन दोनों के मीनिंग अलग अलग है, दोनों के मीनिंग अलग अलग है, कॉन्टेक्स्ट अलग है। समझाता हूँ कैसे। देखो आई नो हिम बेटर देन शी लिखा है, अगर आई को देखो तो सब्जेक्टिव केस है और शी को देखो तो भी सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव केस कंपैरिजन हो रही है किससे, सब्जेक्टिव केस से, है ना। सब्जेक्टिव केस कंपैरिजन हो रही सब्जेक्टिव केस से, मतलब दो लोग हैं आई और शी, है ना, आई और शी, ये आई खड़ा है ये शी खड़ा है ना, ये दो लोग हैं और एक सामने है हिम, ठीक है। तो आप कह रहे हो आई नो हिम बेटर देन शी, मतलब आई भी इसको जानता है और शी भी इसको जानती है, ठीक है। दोनों लोग किसको जानते हैं, हिम को जानते हैं, लेकिन वो कह रहा है आई नो हिम बेटर देन शी। कंपैरिजन हो रही है इन दोनों में कि भाई कौन इस व्यक्ति को, ये जो हिम नाम का व्यक्ति है, बेहतर जानता है। तो आई कह रहा है कि मैं इस व्यक्ति को बेहतर जानता हूँ, आई कह रहा है मैं इस व्यक्ति को बेहतर जानता हूँ, किसके कंपैरिजन में, शी के कंपैरिजन में। तो तुलना हो रही है किसमें, आई में और शी में। और अगर सब्जेक्टिव केस की तुलना हो रही है तो सब्जेक्टिव केस की तुलना किससे ही होगी, सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस से ही होगी। आई नो हिम बेटर देन शी, मतलब शी और आई दो लोग जानते हैं किसको, हिम को लेकिन हिम को बेहतर कौन जानता है, हिम को बेहतर कौन जानता है, हिम को बेहतर आई जानता है। तुम ये कहना चाह रहे हो, समझ में आ गई बात। तो आई की तुलना शी से हुई है, सब्जेक्टिव केस की कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस से हुई है। और अगर सब्जेक्टिव केस की कंपैरिजन हुई है तो फिर शी कौन से केस में ही होगा, सब्जेक्टिव केस में ही होगा। अब तुम कहोगे सर दूसरा सेंटेंस कैसे ठीक है, फिर देखो जरा, आई नो हिम बेटर देन हर, आई नो हिम बेटर देन हर। अब ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति आई है ना, वो दो लोगों को देख रहा है, एक तो हिम को और एक इसको हर को। तुलना अब इन दोनों के बीच में है, हिम ऑब्जेक्टिव केस है और हर भी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, और दोनों में कंपैरिजन हो रही है, इस हिम में और इस हर में कंपैरिजन हो रही है, हिम में और किस में, हर में। जानने वाला कौन है, एक ही व्यक्ति है आई, आई इन दोनों को जानता है, आई जो है वो इन दोनों को जानता है, हिम को भी और हर को भी। और आई कह रहा है आई नो हिम बेटर देन हर, आई कह रहा है कि मैं इस हिम को ज़्यादा जानता हूँ, इस हर को कम जानता हूँ। तो तुलना किस में हुई, तुलना हुई हिम और हर में, तुलना किस में हुई, हिम और हर में। आई में तुलना नहीं हो रही, आई तो अकेला व्यक्ति है, जानने वाला है तो सब्जेक्ट है, तो आपने कंपैरिजन करी ऑब्जेक्ट्स की, तो आई जानता है हिम को भी, आई जानता है हर को भी, लेकिन आई कह रहा है मैं ज़्यादा किसको जानता हूँ, हिम को, कम किसको जानता हूँ, हर को। हर भी ठीक है, दोनों ही सही है भाई, लॉजिकल है। कभी तुम सोचो ऐसा थोड़ी कि अपना अंदाजा लगाया कि सी ठीक है, अंदाजा लगाया कि हर गलत है, ऐसे थोड़ी होता है। दोनों ठीक है भाई, सी वाला मीनिंग अलग है, हर वाला मीनिंग अलग है, ठीक है। अब वही चीज़ तुम अगले दो सेंटेंस में इंप्लीमेंट करो, बहुत छांट के लिखे गए सेंटेंस। ही स्पीक इंग्लिश फास्टर देन आई, फास्टर देन मी। अब सोच के देखो, ही स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलता है, फास्टर देन आई, फास्टर देन मी। अब ये जो आई आएगा मी आएगा वो छोड़ो, लेकिन ये बताओ इस आई की कंपैरिजन इंग्लिश से हो रही होगी क्या, लिविंग की कंपैरिजन नॉन लिविंग से हो सकती है, सोच के देखो, है कि नहीं। इस आई और मी की कंपैरिजन इंग्लिश से नहीं हो सकती, ये बात तो पक्की है। इसका मतलब आई और मी की कंपैरिजन किससे हो रही है, ही से हो रही है, क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग आ गया, क्योंकि यहाँ पे नॉन लिविंग आ गया, तो मुझे यहाँ पे क्लियर हो गया कि नॉन लिविंग से कंपैरिजन तो होगी नहीं। आई और मी की कंपैरिजन किससे हो रही होगी, ही से, मतलब सब्जेक्टिव केस की कंपैरिजन हो रही है। अगर सब्जेक्टिव केस की कंपैरिजन हो रही है तो कंपैरिजन करने के लिए कौन सा ही व्यक्ति चाहिए, सब्जेक्टिव केस का व्यक्ति चाहिए। आंसर बनेगा आई, ही स्पीक्स इंग्लिश फास्टर देन आई, आंसर ठीक हो गया। मी किसी कीमत पर ठीक नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से हो ही नहीं रही। इंग्लिश कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। अरे वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, तो इंग्लिश ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन हो ही नहीं रही।
अरे आई और मी जो है वो लिविंग है, लिविंग की कंपैरिजन नॉन लिविंग से थोड़ी कर देंगे। मैंने आपसे शुरू में बताया जब कंपैरिजन पढ़ाना शुरू किया था कि कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों की होगी, कंपैरिजन हमेशा सेम चीज होगी, लिविंग की लिविंग से, नॉन लिविंग की नॉन लिविंग से। तो एक चीज यही है, इसलिए आई ठीक है और क्या गलत है, आई ठीक है और क्या गलत है, मी गलत है। नेक्स्ट देखो, इंग्लिश फैसिनेट्स है मोर देन आई, इंग्लिश फैसिनेट्स है मोर देन आई। अब देखो यहाँ पर आई और मी है, इसकी कंपैरिजन हिम से हो सकती है या इसकी कंपैरिजन इंग्लिश से हो सकती है, सोच के बताओ। आई और मी लिविंग है, आई और मी क्या है, लिविंग है, और अगर ये लिविंग है तो इसकी कंपैरिजन इंग्लिश से कर लोगे, सोच के बताओ। इसकी कंपैरिजन मैं चाहकर भी इंग्लिश से नहीं कर सकता, आई और मी की कंपैरिजन इंग्लिश से नहीं हो सकती। आई और मी की कंपैरिजन किससे हो सकती है, हिम से हो सकती है, और हिम कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पर भी कौन सा केस ही आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। क्या सही है, मी सही है। इंग्लिश फैसिनेट्स हिम मोर देन आई, कि भाई जो इंग्लिश है वो फैसिनेट दोनों को करती है, मुझे भी करती है और हिम को भी करती है, लेकिन हिम को ज़्यादा करती है, मुझे कम करती है। समझ रहे हो नहीं, बस यही कहानी है। अब नहीं आएगा, मुझे लगता है आप बात समझ पाएंगे 4 सेंटेंस के थ्रू। ऊपर के 2 सेंटेंस फिर भी एक बार को मुश्किल हो गए, लेकिन इन दोनों सेंटेंस को समझने के बाद आपको ये बात समझ में आई होगी कि तुलना किससे करी जा रही है। समझ रहे हो नहीं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव। ऊपर वाले सेंटेंस में दोनों पता है क्यों ठीक हो गए, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों ही लिविंग थे, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों ही क्या थे, लिविंग थे। इसलिए बाद में सब्जेक्टिव भी ठीक हो गया और ऑब्जेक्टिव भी ठीक हो गया। लेकिन नीचे के 2 सेंटेंस में जैसे इंग्लिश नॉन लिविंग के रूप में आया तो हमें क्लियर हो गया कि आई और मी की जो कंपैरिजन हो रही है वो लिविंग से होगी, और लिविंग से होने के चक्कर में पहले वाले का आंसर आई आया और दूसरे वाले का मी आया, लेकिन दोनों ठीक नहीं हो पाए। समझ रहे हो। नेक्स्ट देखो, लो जी ये वाली बात पूरी हो गई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बात करें तो हमारे पास 4 चीज़ें हैं, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। देखो एवरी लिख के काट रखा है मैंने, एवरी लिखा है लेकिन उसके बाद कटा हुआ है, उसके पीछे रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है कि बहुत सी किताबें ये बात मेंशन करती हैं कि एवरी जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लेकिन एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं है, आपको ध्यान रखना है। लिख के काटने का अर्थ यही है कि आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि एवरी प्रोनाउन का काम नहीं करेगा। ठीक है, अब जरा बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव से पता चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब किससे है, बांटने से। डिस्ट्रीब्यूटिव किससे बना, डिस्ट्रीब्यूट से, और डिस्ट्रीब्यूट मतलब चीज़ों को क्या करना, बांटना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ऐसे प्रोनाउन आएंगे जो जनरली बांटने की बात कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का बंटवारा है। ठीक है, अगर बात करें ईच और एवरी की, दोनों का अर्थ किससे निकलता है, प्रत्येक से निकलता है। एक बात है, आइदर का अर्थ होता है दो में से कोई एक, दो में से एक नहीं, दो में से कोई एक, और नाइदर का अर्थ निकलता है दो में से कोई नहीं, दो में से कोई नहीं, दो हैं दोनों में से एक भी नहीं, ध्यान रखना। आइदर और नाइदर केवल कितनों के लिए आते हैं, 2 के लिए आते हैं। और ईच एवरी के बारे में अभी आगे बात करेंगे। हालांकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में बात करें तो सबका हम एक एक करके धीरे 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 पोस्टमार्टम करेंगे, ईच का, एवरी का, इधर का, नाइदर का। लेकिन अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात करूं तो फिलहाल मैंने इतना जानना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का काम है एक तरीके से किसी न किसी प्रकार का बंटवारा, है ना, किसी न किसी प्रकार का बंटवारा। दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के जैसे जब तुम अगला चैप्टर पढ़ोगे, एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन के बाद एडजेक्टिव ही जनरली पढ़ाया जाता है, तो जैसे तुम अगला चैप्टर एडजेक्टिव पढ़ोगे तो तुम्हें वहां पे देखने के लिए मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अभी तुम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हो, वहां पे तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब तुम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव देखोगे तो तुम्हें एक डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा कि वहां पे एवरी रखा होगा। मैंने आपसे कहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन होता है, ईच, आइदर, नाइदर, तीनों के तीनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, लेकिन एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन नहीं होता। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करूं तो एवरी क्या होता है, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है। अब तुमको सर क्या फर्क पड़ता है इस बात से, अभी बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। अभी तो थ्योरी बता रहा हूँ ना, जब सेंटेंस में इंप्लीमेंट करूंगा तब देखना। ठीक है, अब जरा देखो, एक चीज ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांटना, और चीजें जब बांटी जाती हैं एक एक करके बांटी जाती हैं। अगर तुम किसी को बांट रहे हो तो कैसे बांटोगे, एक एक करके बांटोगे। कैसे बांटोगे, एक एक करके। यही कारण है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ जब भी वर्ब लगाने की बारी आती है तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ जब भी वर्ब लगाने की बारी आएगी तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। इसके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के साथ। ठीक है साहब, जरा देख लो। अब इसके बाद हमने बात करी है ईच, एवरी तो पहले छोड़ो, इन्होंने पहले मतलब अपन ने पहले आइदर और नाइदर रख रखा है। ठीक है, तो आइदर और नाइदर के बारे में बात कर लेते हैं। जरा ध्यान से देखो, ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करें तो एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों बनता है, एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों बनता है। ठीक है, मीनिंग होता है 1 आउट ऑफ एनी 2, दो में से कोई एक, और नाइदर का मीनिंग होता है 0 आउट ऑफ एनी 2, दो में से कोई नहीं। ठीक है, ऊपर मीनिंग लिखा है, चाहो तो हिंदी में लिख लेना। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जहां 2 से ज़्यादा की बात चल रही है ना, जैसे मैंने कहा 3 में से कोई एक, 4 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, 50 में से कोई एक, 2 से ज़्यादा में से कोई एक की बात चल रही है, तो आइदर नहीं, किसका यूज़ करते हैं, 1 या एनी का, ध्यान रखना। फॉर मोर देन 2, है ना, फॉर मोर देन 2, 2 से ज़्यादा के लिए आइदर नहीं आता कभी भी, या तो 1 आता है या एनी आता है। मैंने कहा 3 में से कोई एक है तो या तो एनी लगाओ या 1 लगाओ, भाई वो ठीक है, लेकिन आइदर नहीं आएगा। फॉर मोर देन 2, 2 से ज़्यादा में से कोई नहीं, उस सिचुएशन के लिए किसका यूज़ करते हैं, नन का यूज़ करते हैं। उस सिचुएशन के लिए किसका यूज़ करते हैं, नन का।
ध्यान रखना, मैंने कहा तीन में से कोई नहीं, तो नाइदर नहीं आ सकता। तीन में से कोई नहीं के लिए किसका यूज करेंगे, नन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जरा ध्यान से सुनो। देखो भाई, आइदर ऑफ दीज थ्री बॉयज, पहली बात तो ये है कि आइदर के साथ तुरंत बाद ऑफ लगा है, आइदर रखा है अकेला, आइदर क्या रखा है, अकेला रखा है। अगर जब जब आइदर अकेला रखा होगा तो वो प्रोनाउन होगा। क्या होगा, वो प्रोनाउन होगा, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं कहता हूँ आइदर बॉय, ध्यान रखना, अगर मैं कहता हूँ आइदर बॉय, तो बॉय नाउन है और नाउन से पहले आइदर रखा है, तो ये एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। और मैंने आपको बताया अभी कि आइदर एडजेक्टिव का काम कर सकता है। दूसरी बात, अगर मैं इसको लिखता हूँ आइदर ऑफ द बॉय, आइदर ऑफ द बॉयज, ठीक है, तो यहाँ पर आइदर अकेला रखा है, ऑफ प्रपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉयज है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉयज है, आइदर अकेला रखा है, तो ये प्रोनाउन है। तो ये क्या है, प्रोनाउन है। तो हमें पहचानना भी आना चाहिए भाई, बहुत जरूरी है, कई बार गलती हो जाती है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आइदर ऑफ द थ्री बॉयज, पहली बात तो लड़के कितने हैं, तीन है। मैंने आपको बताया तीन के लिए आइदर का यूज़ होता है, तीन के लिए कभी भी आइदर का यूज़ नहीं होता। दो से ज़्यादा के लिए वन या एनी लगाते हैं। आइदर काटो, लिखो वन ऑफ दीज थ्री बॉयज, इन तीन लड़कों में से कोई एक, है ना, वन नहीं लिखना चाह रहा है, एनी लिख लो, एक ही बात है, एनी ऑफ दीज थ्री बॉयज, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, एनी लिख रहे हो, वन लिख रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए ऑफ प्रपोजिशन है, और दीज थ्री बॉयज उसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रपोजिशन है, दीज थ्री बॉयज उसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा वन या एनी, वन या एनी सब्जेक्ट बनेगा, और वन या एनी सिंगुलर होता है, इसलिए आंसर क्या आएगा, इज आएगा। इसलिए आंसर क्या आएगा, इज आएगा। लेकिन अगर मैं वही सेंटेंस दूसरा देखता हूँ, आइदर ऑफ दीज टू बॉयज, लड़के कितने हैं, दो हैं, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन, दीज टू बॉयज उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ध्यान रखना, दीज टू बॉयज का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट कौन है, आइदर है, सब्जेक्ट बना है तो नाउन या प्रोनाउन होगा, और मैंने बताया क्या बनता है, ये प्रोनाउन बनता है। आइदर प्रोनाउन है, और कैसा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। मैं अभी ऊपर आपको बता के आया हूँ, ईच एवरी आइदर नाइदर जो है अपने साथ हमेशा कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन वन बाय वन होता है, ना कि इकट्ठा। और अगर वन बाय वन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो फिर वही बात है, आइदर ऑफ दीज टू बॉयज आर नहीं क्या आएगा, इज आएगा, आर नहीं क्या आएगा, इज आएगा। मैंने आपसे इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, मैं मीनिंग बता देता हूँ। आइदर ऑफ दीज टू बॉयज, इन दोनों लड़कों में से कोई एक लड़का क्या है, गिल्टी है, आप ये कहना चाह रहे हो। मीनिंग भी देख लो, दोनों में से कोई एक गिल्टी है, तो जो अगर एक गिल्टी है तो एक का मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर का मतलब कैसी वर्ब ही आएगी, सिंगुलर ही वर्ब आएगी। आइदर ऑफ द बॉयज, अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं लिखता हूँ आइदर ऑफ द बॉयज, यहाँ पर क्लियर था कितने लड़के हैं, यहाँ पर क्लियर था तीन लड़के हैं, तो आइदर काट के वन या नहीं लिख दिया। यहाँ पर क्लियर था दो लड़के हैं, तो आइदर को ठीक माना। अगर क्लियर ना हो, अगर क्लियर ना हो, अगर क्लियर नहीं है तो मान लो ना, क्या ही दिक्कत है। आइदर ऑफ द बॉयज, अगर आइदर ऑफ द बॉयज लिखा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि लड़के कितने होंगे, दो होंगे, क्योंकि आपने किसका यूज़ किया है, आइदर का यूज़ किया है। आपने किसका यूज़ किया है, आइदर का यूज़ किया है, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूँ, एनी ऑफ द बॉयज या वन ऑफ द बॉयज, इस बात का मतलब है कि लड़कों की संख्या दो से ज़्यादा, लड़कों की संख्या क्या है, दो से ज़्यादा है, ठीक है। तो वन ऑफ द बॉयज में ये हो सकता है। लेकिन अगर ऑफ द बॉयज लिखा है और आइदर लिखा है, मतलब अंडरस्टूड है कि लड़कों की संख्या कितनी ही है, लड़कों की संख्या दो ही है, एक बात। और दो ही है तो आर नहीं आएगा, तो क्या ही इज, क्योंकि आइदर सब्जेक्ट है और आइदर सिंगुलर वर्ब लेता है। कैसी वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब, आर नहीं क्या आएगा, इज आएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आइदर प्रोनाउन था और यहाँ पर बॉय नाउन है, नाउन से पहले क्या लिखा है, एडजेक्टिव लिखा है, तो आइदर यहाँ पे एडजेक्टिव है। ध्यान रखना, जब जब आइदर एडजेक्टिव बनते हैं अपने साथ सिंगुलर नाउन लेते हैं। कैसे नाउन लेते हैं, सिंगुलर नाउन, ध्यान रखना। आइदर नाइदर अपने साथ सिंगुलर नाउन लेते हैं, प्लूरल नहीं आएगा अगर एडजेक्टिव बने हैं तो। अगर ये एडजेक्टिव बने हैं तो अपने साथ कैसा नाउन लेंगे, सिंगुलर नाउन लेंगे, अपने साथ कैसा नाउन लेंगे, सिंगुलर नाउन। लेकिन अगर इनके साथ ऑफ लग गया, अगर इनके साथ ऑफ लग गया तो बाद में जो नाउन आएगा वो श्योरली क्या होगा, प्लूरल नाउन होगा। आइदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, और आइदर के साथ ये बात देखना चाहो तो लिख लो, ठीक है, आइदर, ईच या फिर नाइदर, अगर इनके बाद ऑफ लग जाए तो बाद में प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। लेकिन ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अगर ये एडजेक्टिव बन के आए हैं और इनके तुरंत बाद नाउन रखा है तो नाउन सिंगुलर होगा, और वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। वर्ब तो हमेशा सिंगुलर आएगी इनके साथ, वर्ब तो हमेशा कैसे आएगी, सिंगुलर। लेकिन अगर इनके साथ ऑफ लग गया तो इसके बाद नाउन सिंगुलर नहीं प्लूरल आता है, और इसके साथ हमेशा कैसा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आइदर बॉय आर नहीं, आइदर बॉय इज गिल्टी, वर्ब हमेशा सिंगुलर है ना। आइदर या नाइदर वाज माइन, आइदर वाज माइन, नाइदर वाज माइन, दोनों ठीक है क्या, सोच के देखो। आइदर वाज माइन, नाइदर वाज माइन, दोनों में से कोई एक मेरा है और मेरा था, और दोनों में से कोई मेरा नहीं था, दोनों ठीक है। आइदर वाज माइन, नाइदर वाज माइन। लेकिन ध्यान रखना, ये अकेले रखें, सेंटेंस यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि अकेले रखें, और अगर ये अकेले रखें तो ये प्रोनाउन है, और जब जब आइदर नाइदर प्रोनाउन बनते हैं कैसी वर्ब लेते हैं, सिंगुलर वर्ब लेते हैं, बिल्कुल ठीक है सेंटेंस, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, यू कैन टेक आइदर, यू कैन टेक नाइदर, यू कैन टेक आइदर मतलब तुम दोनों में से कोई एक ले सकते हो, यू कैन टेक नाइदर तुम दोनों में से एक भी नहीं ले सकते।
मीनिंग देख रहे हो, यू कैन टेक आइदर, तुम दोनों में से कोई एक ले सकते हो, यू कैन टेक नाइदर, तुम दोनों में से एक भी नहीं ले सकते, दोनों ठीक है। बाकी टेक वर्ब है, टेक क्या है, वर्ब है, और ये वर्ब के क्या बने हैं, ऑब्जेक्ट बने हैं, और कोई चीज़ अगर ऑब्जेक्ट बनती है तो वो नाउन या प्रोनाउन होती है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कौन बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन बनते हैं। तो नाउन तो है नहीं, ये फिलहाल ये किसका काम कर रहे हैं, प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, ठीक है साहब, ये हुई बात। नेक्स्ट देखो, नाइदर ऑफ दीज 3 बॉयज़, अब 3 लड़के हैं तो 3 लड़कों के साथ नाइदर तो नहीं आएगा, क्या आएगा, नन आएगा। ऊपर ही बता के आया हूँ कि नाइदर में मोर देन 2 के लिए नन का यूज़ करते हैं, मोर देन 2 के लिए किसका यूज़ करते हैं, नन का यूज़ करते हैं। तो नन ऑफ दीज 3 बॉयज़, एक बात। नाइदर ऑफ दीज 2 बॉयज़, है ना, पहली बात तो आर नहीं, क्या आएगा, इज आएगा, इस तो हर सिचुएशन में आना है, वर्ब तो सिंगुलर ही आनी है। नाइदर ऑफ दीज 2 बॉयज़, लड़के कितने हैं, 2 हैं, 2 के साथ नाइदर बिल्कुल ठीक है, और नाइदर के साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। नाइदर ऑफ द बॉयज़, अगर द बॉयज़ लिखा है और नाइदर लिखा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है लड़कों की संख्या कितनी है, 2 है, लेकिन नाइदर के साथ वर्ब तो क्या ही आएगी, इज ही आएगी। वही सेंटेंस सेम है, नाइदर बॉय, है ना, नाइदर यहाँ पर एडजेक्टिव बना है, और नाइदर के साथ कैसा नाउन आता है, सिंगुलर नाउन, और वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब। आर नहीं क्या आएगा, इज आएगा, आर नहीं क्या आएगा, इज आएगा। देख लो, देखो ये वाली बात जो मैंने ऊपर लिखवाई लिखी हुई है, क्या लिखा है, ईच आइदर नाइदर अगर कहीं है तो उसके साथ अगर ऑफ आ जाएगा तो उसके बाद प्लूरल नाउन आएगा, और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। लेकिन ईच एवरी आइदर नाइदर कहीं आ गया, उसके साथ नाउन भी सिंगुलर आता है तुरंत बाद लिखा हुआ, और वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर आती है। ये वाले जो ईच एवरी आइदर ईच आइदर नाइदर हैं, ये प्रोनाउन होते हैं साहब, ठीक है, और ये वाले जो होते हैं साहब, ये एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि नाउन से जस्ट पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, ठीक है। अब देखो देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ठीक है। देखो, अगर तुम्हें साइड या एंड बताना हो, ठीक है, आइदर पे सवाल बहुत बनता है, इंपॉर्टेंट बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, MIMP, ध्यान रखना, बहुत सवाल बनता है ये पेपर में, तुम्हें हर किताब में क्वेश्चन मिल जाएगा ये। देयर आर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, तुम जनरली ये कहना चाह रहे हो कि सड़क के दोनों किनारों पर, सड़क के दोनों कोनों पर, सड़क के दोनों ओर क्या है, पेड़ हैं। लेकिन यहाँ पे तुमने लिखा आइदर साइड, और अगर आइदर लिखा है तो तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगी, आइदर का मतलब होता है दो में से कोई एक। तो तुम ये कहना चाह रहे हो, बोले सड़क के किसी एक किनारे पर क्या है, पेड़ है, नहीं। देखो, अगर साइड या एंड की बात हो, है ना, अगर कहीं किसकी बात हो, साइड की या एंड की, अगर किसी साइड की बात कर रहे हो, किसी एंड की बात कर रहे हो, तो साइड या एंड के मामले में दोनों कहने के लिए बोथ का यूज़ नहीं होता। साइड या एंड के मामले में दोनों कहने के लिए किसका यूज़ करते हैं, आइदर का। यहाँ पर आइदर का मतलब किससे निकलेगा, दोनों से निकलेगा, याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, बच्चा यहाँ बड़ा कंफ्यूज होता है। साइड या एंड के मामले में अगर आपको दोनों साइड कहना है तो दोनों का मतलब बोथ साइड नहीं, आप कहेंगे आइदर साइड, ठीक है, क्या कहेंगे आप, आइदर साइड, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसलिए आइदर साइड का मतलब यहाँ पर दोनों साइड से है, आइदर साइड का मतलब किससे है, दोनों साइड से है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ मैंने आइदर नाइदर कंप्लीटली समझा दिया, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात बचती है ईच और एवरी की, बात किसकी बचती है, ईच और एवरी की, बहुत बढ़िया। देखो साहब, अगर मैं ईच और एवरी की बात करूँ तो मैं आपको बता चुका हूँ, ईच जो है वो प्रोनाउन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है साहब। एवरी प्रोनाउन बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। ऐसा है क्या, नहीं, ईच एडजेक्टिव बन जाएगा और एवरी भी एडजेक्टिव बन जाएगा, लेकिन ईच तो प्रोनाउन बन सकता है, लेकिन एवरी प्रोनाउन नहीं बन सकता, ध्यान रखना, एवरी प्रोनाउन नहीं बन सकता। एवरी केवल क्या बनता है, एवरी केवल एडजेक्टिव बनता है, ईच प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों है। स्टार्टिंग में ही तो बताया था, भूल गए क्या, देखो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, देखो मैंने आपसे कहा था ना, एवरी जो है वो क्या नहीं बन सकता है, प्रोनाउन नहीं बन सकता है, यही बात तो मेंशन करी गई है। देखो, एवरी प्रोनाउन नहीं बन सकता भाई, ईच दोनों बन सकता है। अच्छा, ईच की एक खासियत होती है, ईच दो के लिए भी आ सकता है और दो से ज़्यादा के लिए भी आ सकता है, फॉर टू और मोर देन टू। दो के लिए यूज़ करना है तो यूज़ कर लो, ठीक है, दो से ज़्यादा के लिए यूज़ करना है तो भी यूज़ कर लो। ईच का यूज़ दो के लिए भी हो जाता है, दो से ज़्यादा के लिए भी हो जाता है। दो से अगर जो एवरी की बात करें तो एवरी केवल दो से ज़्यादा के लिए आता है, एवरी का यूज़ नॉट फॉर टू, एवरी का यूज़ दो के लिए कभी नहीं होता। अगर दो लोगों की बात चल रही है तो दो लोगों के लिए किसका यूज़ करोगे, ईच का। लेकिन दो से ज़्यादा की बात चल रही है तो ईच भी आ जाएगा, एवरी भी आ जाएगा जैसे कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, दोनों का मीनिंग प्रत्येक से निकलता है। दोनों का मीनिंग किससे निकलता है, प्रत्येक से निकलता है। दोनों का मतलब प्रत्येक से है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। मैंने कहा प्रत्येक व्यक्ति को ये सामान दे दो, है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रसाद दे दो, मैं ये कह रहा हूँ। तो प्रत्येक का मतलब ईच भी हो सकता है, प्रत्येक का मतलब एवरी भी हो सकता है, दोनों ही बातें ठीक है ना। ईच पर्सन, एवरी पर्सन, दोनों बात ठीक है। मैं कहता हूँ ईच पर्सन, एवरी पर्सन, ग्रामेटिकली दोनों ही ठीक है। और बहुत रेयरेस्ट सिचुएशन ऐसी होती है जब आपसे डिफरेंस पूछता है कि ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, है ना। बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं जहाँ पे एक दो बार सेंटेंसेस पूछ लिए गए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई
ईच और एवरी में सबसे एक बेसिक डिफरेंस क्या है, जहां देख के आपको समझ में आएगा। सबसे पहला बेसिक डिफरेंस तो यही है कि ईच प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों बन सकता है और एवरी प्रोनाउन नहीं बन सकता। आप कहोगे सर ये बात मेरे समझ में नहीं आई, पहले मैं यही बात समझाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं बात करूंगा। शुरू के 2 सेंटेंस देख लो। मैंने कहा ईच या एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, कि हर एक बच्चा इस मिस्टेक के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ध्यान से देखना, ऑफ है प्रोपोजिशन, स्टूडेंट्स है उसका ऑब्जेक्ट, ठीक है साहब। तो यहाँ पर जो अकेला बचा ये एडजेक्टिव तो नहीं हो सकता। अरे एडजेक्टिव तो तब होता है जब आपके पास नाउन रखा है और नाउन से पहले क्या रखा है, एडजेक्टिव रखा है। आपके पास नाउन रखा होना चाहिए ना, नाउन से पहले होगा तभी तो एडजेक्टिव माना जाएगा। अगर ईच एवरी अकेला रखा है, ईच एवरी कैसा रखा है, अकेला रखा है, तो इसको एडजेक्टिव नहीं मान सकते। ये क्या ही है, प्रोनाउन ही है। तो अगर प्रोनाउन है तो मैं क्या कह सकता हूँ, ईच या एवरी ऑफ द स्टूडेंट। अरे एवरी तो प्रोनाउन बनता ही नहीं है, यहाँ पे एवरी गलत है, यहाँ पर एवरी क्या है, गलत है। आंसर बनेगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स या ईच ऑफ स्टूडेंट्स, हालांकि द आना ही चाहिए। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज या आर, मैंने कहा हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी। ईच ऑफ द स्टूडेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक, एक बात। दूसरी बात, ईच या एवरी स्टूडेंट इज या आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। एक बात तो बता चुका हूं, वर्ब तो कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी, आर नहीं आएगा तो क्या ही, इज ही आएगा। तो ईच या एवरी स्टूडेंट इज। अब मैं आपसे पूछूं ईच सही है एवरी सही है, तो देखो एडजेक्टिव तो दोनों बन जाते हैं ना, एडजेक्टिव तो दोनों बन जाते हैं। अगर दोनों बन जाते हैं तो ईच भी सही है और एवरी भी सही है, ठीक है। यहाँ पर ईच और एवरी दोनों ही क्या है, ठीक है, चाहे तो ईच लगा लो चाहे तो एवरी लगा लो। तो एक डिफरेंस तो यहाँ मिला कि अगर गलती से कहीं एवरी को प्रोनाउन बना रखा है तो वो गलत है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस है, मैंने कहा दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए एवरी ईच आ सकता है ना। दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए, दोनों के लिए ईच आ सकता है, लेकिन एवरी हमेशा मोर देन 2 की बात करेगा, ठीक है। तीसरी बात, विद ऑलमोस्ट और विद ऑलमोस्ट, ठीक है। नहीं देखो दोनों में लिखा है, ऑलमोस्ट के साथ ईच का प्रयोग गलत नहीं होता है ना। विद ऑलमोस्ट ईच का यूज नहीं होता है ना। और विद ऑलमोस्ट मतलब समझ रहे हो, विद हटा ही लो चलो तुम, अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तुम देखो ऐसा लिखो बस इसको कि ऑलमोस्ट के साथ ईच का यूज नहीं होता। और यहां पे लिखो क्या, ऑलमोस्ट के साथ एवरी का प्रयोग सही माना जाता है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है इस बात के पीछे। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, पूछो क्या। अगर मैं इन दोनों में बेसिक डिफरेंस की बात करूँ ना, तो बेसिक डिफरेंस कैसे है देखो। जैसे माना एक क्लास है उसमें 100 बच्चे हैं और मैं उस क्लास को पढ़ा रहा हूँ। एक क्लास में 100 बच्चे हैं जिसमें मैं उन 100 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा कि बताओ भाई कौन कौन अपनी कॉपी लेके आया इंग्लिश की। तो सारे बच्चों ने हाथ उठा लिया, एक एक करके बच्चों ने हाथ उठाया, लेकिन मैंने मेजॉरिटी देखी भाई चारों तरफ हाथ उठे हुए हैं, मुझे चारों तरफ हाथ दिख रहे हैं कि हाँ सबने हाथ उठा लिया। तो मैंने कहा यार सब बच्चे लेके आए कॉपी, लगभग सब बच्चे लेके आए हैं। तो मैंने कहा हाँ चलो सब बच्चे लेके आए तो चलो पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने बोर्ड पे पढ़ाना शुरू कर दिया। तो ये जो सिचुएशन है ना, मैंने केवल दूर से देखा और जज कर लिया कि लगभग सारे बच्चे लेके आए हैं, और मैंने इस चीज़ को देख के मान लिया कि लगभग सब बच्चे लेके आए। 100 में से लगभग सारे बच्चे, मतलब मैंने दूर से देखा, अंदाजा लगाया कि 100 में से 95-97 बच्चे तो लेके आए होंगे, 95-97 स्टूडेंट्स तो लगभग लेके आए ही होंगे मुझे लग रहा है। अब इस बात का क्या ही मतलब है, इस बात का मतलब है एवरी। जब भी सिचुएशन ऑलमोस्ट वाली हो, जब भी तुम्हें लगे कि ऑलमोस्ट वाली सिचुएशन है कि हाँ लगभग सभी ने ये काम करा है, उस सिचुएशन में किसका यूज करना बेहतर होता है, एवरी का, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें लगे, क्या मैंने तुमसे पूछा कि भाई बताओ कौन कौन कॉपी लेके आया, सब बच्चों ने हाथ उठा लिया। मैं हर एक बच्चे की सीट पे गया और मैंने सबकी कॉपियां चेक करी कि भाई बताओ कॉपी है 1 बाय 1, जैसे स्कूल में होता था। मैंने सबकी कॉपीज चेक करी और सबकी कॉपीज चेक करते करते मैं गया तो मैंने देखा 100 के 100 बच्चों के पास कॉपी है। जब आपके पास 100% रिजल्ट है, जब आपके पास 100% रिजल्ट है, उस सिचुएशन को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, ईच का यूज करते हैं। तो ईच और एवरी में यही फर्क है। एवरी जब आता है ना वो ऑलमोस्ट वाली कंडीशन के लिए आता है, ऑलमोस्ट वाली कंडीशन के लिए किसका यूज करते हैं, एवरी का। और 100% वाली जो सिचुएशन दिखानी होती है उसके लिए किसका यूज किया जाता है, ईच का यूज किया जाता है। अब मैं दोनों में डिफरेंशिएट कर लेता हूँ ऑलमोस्ट वाली बात के लिए। कई बार पेपर में सेंटेंस ऐसा पूछा गया जहाँ पे ऑलमोस्ट लगा दिया, सेंटेंस में क्या लगा दिया, ऑलमोस्ट लगा दिया। और ऑलमोस्ट लगा होने की वजह से क्या हुआ, ईच लिखा था, ईच काट के एवरी करना पड़ा। अब बच्चा देख रहा है कि ऑलमोस्ट की वजह से क्यों एवरी आ गया, ऑलमोस्ट की वजह से एवरी इसलिए आ गया क्योंकि ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। ऑलमोस्ट का मतलब क्या होता है, लगभग। अब मैं तुमसे वही सिचुएशन लेता हूँ कि मैं पूछूं भाई कॉपी लेके आए हो, सब बच्चों ने हाथ उठा लिया। तो मैंने देखा कि हाँ लगभग सारे बच्चे लेके आए हैं। तो लगभग सारे बच्चे लेके आए मतलब एवरी स्टूडेंट, मतलब एवरी स्टूडेंट। और 100 में से 100 लाए होते और मैंने 1 बाय 1 चेक करी होती कि हाँ हर एक बच्चा लेके आया कि नहीं आया, उस सिचुएशन में क्या कहते हैं हम, ईच स्टूडेंट। लेकिन अगर 100 में से 100 होते तो मुझे ऑलमोस्ट कहने की जरूरत नहीं पड़ती। 100 में से 100 का मतलब तो 100% हो गया ना, तो ऑलमोस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बना, ये बात है। तो यही होता है, ऑलमोस्ट के साथ ईच का प्रयोग गलत होता है और इसी कारण से ऑलमोस्ट के साथ एवरी का प्रयोग सही मानते हैं, ठीक है साहब, ये बात है। बाकी
ईच के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, वो तो ऊपर बता दिया है। एवरी के बाद सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। ईच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक है, लेकिन ये फ्रेज गलत माना जाता है। ये फ्रेज गलत माना जाता है, ये फ्रेज ठीक नहीं है। पूछो क्यों नहीं है ठीक? क्योंकि एवरी ऑफ का मतलब समझ रहे हो, एवरी यहाँ पर प्रोनाउन है और एवरी प्रोनाउन नहीं बनता, तो एवरी ऑफ का प्रयोग गलत है। एवरी ऑफ का प्रयोग क्या है? एवरी ऑफ का प्रयोग गलत माना जाएगा, ये ठीक नहीं है। आ जाओ जरा। ईच या एवरी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज, ये कौन सी शीट है? मार्कशीट होना चाहिए ना, मार्कशीट। चलो मार्कशीट कर लेते हैं इसको, ठीक है। ईच या एवरी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज मार्कशीट। अब देखो, इज वर्ब है और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव के साथ आए, मतलब ये जो ईच एवरी है यहाँ पे क्या बना है? सब्जेक्ट बना है। अगर ये सब्जेक्ट बना है तो जो चीज़ सब्जेक्ट बनती है तो वो नाउन होती है, प्रोनाउन होती है। मतलब यहाँ पर ये जो चीज़ आई होगी यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन होगी। लेकिन एक बात बताना कि एवरी प्रोनाउन बनता है? एवरी तो प्रोनाउन बनता नहीं है, मतलब एवरी यहाँ पे गलत है। केवल यहाँ पे क्या ठीक है? ईच ठीक है, क्योंकि ईच प्रोनाउन बन सकता है, इसलिए यहाँ पर ईच क्या है? ठीक है, एवरी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ईच या एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन ब्यूटी, है ना। ईच या एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन ब्यूटी। बताओ, अब पर्सन नाउन है ना, पर्सन क्या है? नाउन है। नाउन से पहले एडजेक्टिव आएगा। एवरी भी ठीक है, ईच भी ठीक है, एवरी भी ठीक है और क्या भी ठीक है? ईच भी ठीक है। नेक्स्ट देखो, ईच पोएट एंड पॉलिटिशियन, ईच पोएट एंड पॉलिटिशियन हैज़ या हैव टेकन हिज या देयर सीट। पहली बात तो हैज़ या हैव क्या आएगा? हिज या देयर क्या आएगा? ठीक है साहब, हैज़ या हैव क्या आएगा? हिज या देयर क्या आएगा? ठीक है साहब। ये दो बातें तुमसे पूछी हैं। उसके बाद हैज़ या हैव क्या आएगा और हिज या हर क्या आएगा, ठीक है। देखो, मैंने आपको ये वाली बात सब्जेक्ट आर्गुमेंट पढ़ाई होगी कि अगर दोनों के साथ जो पोएट और पॉलिटिशियन दोनों का कॉमन लेके एक एडजेक्टिव रखा है, ईच पोएट एंड पॉलिटिशियन, इस बात का मतलब पोएट और पॉलिटिशियन एक ही है ना। दोनों में कॉमन लेके तुमने ईच लिख रखा है, मतलब पोएट और पॉलिटिशियन एक ही है। तो अगर एक ही है तो उसको सिंगुलर मानेंगे। सिंगुलर मानेंगे तो क्या लगाएंगे? हैज़ लगाएंगे। ईच पोएट एंड पॉलिटिशियन हैज़ टेकन। अगर हैज़ मतलब सिंगुलर मान रहे हो तो देयर नहीं, क्या कहेंगे? हिज। क्या कहेंगे? हिज, है ना। ईच पोएट एंड पॉलिटिशियन हैज़ टेकन हिज या देयर सीट। हालांकि गड़बड़ है इसमें, क्योंकि सीट वाले सेंटेंस में इसका प्रयोग होता नहीं है, सबकी अपनी अपनी सीट होंगी ना, तो हमने लिख तो लिया सेंटेंस। हालांकि चलो इस वाली बात को छोड़ो तुम, है ना, तुम इस वाली बात को छोड़ो, अगला हिस्सा तो कुछ भी हो सकता है। तुम इस वाले कॉन्टेक्स्ट को देखो कि ईच पोएट एंड पॉलिटिशियन है तो हैव नहीं क्या आएगा? हैव नहीं क्या आएगा? हैज़ आएगा। ईच पोएट एंड पॉलिटिशियन है तो किसका यूज़ करेंगे? हैज़ का यूज़ करेंगे। ईच पोएट एंड पॉलिटिशियन हैज़, ठीक है, क्या आएगा? हैज़ आएगा, क्योंकि दोनों में कॉमन लेके क्या लिखा है? ईच लिखा है। वहीं देखो, ईच पोएट एंड ईच पॉलिटिशियन, ईच पोएट एंड ईच पॉलिटिशियन, दोनों के साथ ईच लगा है, मतलब दोनों अलग अलग हैं, और दोनों अलग अलग हैं तो हैज़ नहीं, किसका यूज़ करेंगे? हैव का यूज़ करेंगे। ईच पोएट एंड ईच पॉलिटिशियन, ठीक है, किसका यूज़ करेंगे? हैव का यूज़ करेंगे। लेकिन एक चीज़ और है, तुमको मैं बताना चाह रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, ये तो गड़बड़ हो गई। देखो, ऐसा नहीं है, यहाँ पर दोनों का ईच है ना। देखो, कई बार क्या होता है, वो ईच का प्रयोग अलग अलग करेगा, दोनों साथ दोनों जगह ईच लगा देगा, लेकिन इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेके इसको सिंगुलर ही चलना है, लेके इसको क्या ही चलना है? सिंगुलर ही चलना है। ईच दोनों के साथ अलग अलग भी लगा देगा, मानना उसको एक ही है। मैं आपको बता चुका हूँ, ईच के मामले में आंख बंद करके सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। आंख बंद करके किसका यूज़ करना है? सिंगुलर वर्ब का। आंख बंद करके ईच पोएट एंड ईच पॉलिटिशियन, दोनों को एक साथ कॉमन लेके लिखा है तो सिंगुलर मानो, दोनों को अलग अलग लिखा है तो भी इसको क्या ही मानो? सिंगुलर ही मानो। हैव नहीं आ सकता, ध्यान रखना। हैज़ आया है तो हिज आएगा, देयर नहीं आएगा। हैज़ आया है तो क्या आएगा? हिज आएगा, देयर नहीं आएगा। ध्यान रखना, ईच के मामले में कंफ्यूजिंग पॉइंट है थोड़ा सा। मैंने भी इसको एक सेकंड के लिए जज कर लिया था डिटरमिनर की तरह, लेकिन ईच मुझे याद आया, ईच तो ईच के साथ मुझे हैव लगाना लग पड़ गया ना, तो जैसे ही मेरी नज़र हैव पे गई तो मुझे ध्यान आया कि ईच के साथ तो हैव आ ही नहीं सकता किसी भी सिचुएशन में। तो वही बात है, ईच अगर अकेला रखा है, दो नाउन के साथ कॉमन लेकर रखा है तो भी ठीक है, दो नाउन के साथ अलग अलग रखा है तो भी ठीक है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगी। वर्ब हमेशा कैसी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। ईच पोएट एंड ईच पॉलिटिशियन, दोनों बात भी लिखी है तो भी वर्ब कैसी ही आनी है? सिंगुलर आनी है। ईच के मामले में कोई गुंजाइश नहीं है प्लूरल वर्ब की, ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने कहा ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो मैंने कहा ईच अलग अलग भी रखा, उस बात से कोई मतलब नहीं है। अगर ईच अलग अलग भी रखा है तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, हैव नहीं क्या ही आएगा? हैज़ आएगा। लेकिन अब यहाँ पे देखो, हिज या हर, ईच बॉय एंड ईच गर्ल हैज़ टेकन हिज सीट या हर सीट। अब देखो, बॉय के हिसाब से लगाओगे तो हिज लगा लो, ठीक है, बॉय के हिसाब से हिज लगा लो, और गर्ल के हिसाब से क्या लगा लो? हर लगा लो। दोनों ही बातें ठीक है, हिज सीट या हर सीट, दोनों ही क्या है? ठीक है। लेकिन मैंने कहा दोनों में से एक चुनना पड़े, तो मैं आपको बता चुका हूं, जब भी जेंडर चुनने की बात हो और आपको चुनना पड़े कि दोनों में से कौन बेहतर होगा, तो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर को वरीयता दी जाती है, हमेशा मैस्कुलिन जेंडर को वरीयता दी जाती है। बाकी ईच बॉय ईच गर्ल लिखे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ईच दोनों नाउन के साथ अलग अलग भी रखा है तो भी उसको माना हर सिचुएशन में कैसा ही जाए, उसको हर सिचुएशन में सिंगुलर ही माना जाए,
उसको हर सिचुएशन में कैसा ही माना जाए, सिंगुलर ही माना जाए, है ना। मैं सीट वाले सेंटेंस, सीट के चक्कर में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि यहाँ पे सीट लिखा है मतलब अलग अलग सीट लेंगे, लेकिन ध्यान रखो सेंटेंस की हो सकता है गलती हो गई, ये वाला रख लिया हमने, लेकिन एक बात पक्की है कि ईच दो नाउन के साथ कॉमन आके आए या साथ साथ अलग अलग आ जाए, कोई भी सिचुएशन बने ईच के साथ हमेशा ही हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इससे सिंपल बात नहीं हो सकती है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद कुछ जगह छोड़ी गई थी छोटे मोटे सेंटेंसेस के लिए। चलो खैर ये हो गया हमारा टाइप पूरा। इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, ठीक है। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो काफ़ी कुछ है हमारे पास पढ़ने के लिए, ठीक है। देखो मैं बेसिक बता देता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ और सेल्फ लगा के बनते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ और सेल्फ लगा के बनते हैं जब मीनिंग निकलता है स्वयं का, है ना, स्वयं की बात चले, खुद की बात चले, है ना, खुद के, खुद, खुद का, खुद को, है ना, स्वयं की, खुद की, अपने आप की बात चले, है ना, खुद की अपने आप की बात तुम कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो आई के लिए माई सेल्फ, है ना, आई के लिए क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, माई सेल्फ होता है ना। तो जब खुद की बात हो, स्वयं की बात हो, अपने आप की बात हो, तो उस टाइम पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम पड़ता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दो तरीके से बनते हैं, या तो सेल्फ लगा के बनते हैं या सेल्फ लगा के बनते हैं। सेल्फ उन प्रोनाउन के साथ लगाया जाता है जिनको सिंगुलर मानते हैं, सेल्फ उन प्रोनाउन के साथ लगाया जाता है जिनको सिंगुलर मानते हैं, और सेल्फ उन प्रोनाउन के साथ लगाया जाता है जिनको प्लूरल मानते हैं। प्लूरल के साथ सेल्फ लगाते हैं, सिंगुलर के साथ सेल्फ लगाते हैं, एक बात। दूसरी बात, जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं बनते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन केवल ऑब्जेक्ट बनते हैं, ध्यान रखने की बात है ना। जैसे हम कई बार क्या कहते हैं, जैसे हम कई बार कहते हैं कि माई सेल्फ इज अमित कुमार, मैंने एक सेंटेंस लिखा माई सेल्फ इज अमित कुमार, गलत है। सेंटेंस क्या है, गलत है, क्योंकि तुमने इज लिख रखी है वर्ब, और वर्ब से पहले क्या लगा रखा है, सब्जेक्टिव केस। वर्ब से पहले क्या लगा रखा है, सब्जेक्टिव केस। अब देखो माई सेल्फ, आई सिंगुलर होता है इसलिए सेल्फ लगाया, तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बना माई सेल्फ, लेकिन माई सेल्फ सब्जेक्ट के रूप में रखा है, और मैंने बता दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं बनते। माई सेल्फ इज अमित कुमार गलत है, आई एम अमित कुमार, ठीक है। या फिर कहो दिस इज अमित कुमार, ये भी ठीक है, ये दिस इज अमित कुमार, है ना। इंट्रोडक्शन के लिए दिस का यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। माई सेल्फ अगर तुमने सब्जेक्ट के रूप में लगाया गलत होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस नहीं बनता। एक बात ये ध्यान रखने की है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में नहीं आते, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस केवल ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। केवल कौन से केस में आते हैं, केवल ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। बाकी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखो, सिंगुलर है तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ बना, प्लूरल है, आई का प्लूरल वी होता है, तो सेल्फ की जगह सेल्फ लगाया। देखो मैंने आपको क्या समझाया था जब स्टार्टिंग में पढ़ाया था कि यू ही सिंगुलर होता है, यू ही प्लूरल होता है, यू ही सिंगुलर होता है, यू ही प्लूरल होता है, इसलिए यू के दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनते हैं, सिंगुलर के लिए योर सेल्फ और प्लूरल के लिए योर सेल्फ। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, और कंपटीशन लेवल पे तो बिल्कुल नहीं है, टेंशन ना लो। ही का हिमसेल्फ, ही सिंगुलर होता है, देखो हिमसेल्फ, शी सिंगुलर होता है हर सेल्फ, इट सिंगुलर होता है इट सेल्फ, और इन तीनों का प्लूरल क्या बनता है, दे बनता है, और दे प्लूरल होता है तो दे का देम सेल्फ नहीं देम सेल्स होता है ना, देम सेल्स होता है। और मैंने वन अलग से लिखा है क्योंकि वन इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो, वन के ऊपर बहुत सवाल बनते हैं वन सेल्फ वाले, तो वन का वन सेल्फ होता है, इस बारे में चर्चा करेंगे आगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कुछ बेसिक मैंने तुम्हें बताया, ठीक है। और उसके बाद मैं देखता हूँ, देखो दो सेंटेंस में तुम्हें बता देता हूँ, दो सेंटेंस में बताता हूँ। एक सेंटेंस में लिखा अमित कस्ड हिम, अमित ने कर्ज करा हिम को, हिम कोई थर्ड पर्सन है, हिम कोई थर्ड पर्सन है, अमित ने कर्ज किया, अमित है, ठीक है नहीं, अमित ने किसी थर्ड पर्सन को, कोई भी पर्सन है, मैंने जिसको हिम माना, कोई एक व्यक्ति है, ठीक है नहीं, कोई एक व्यक्ति है हिम, इसको अमित ने कर्ज करा, ठीक है नहीं, तो ये व्यक्ति अलग है, तो इसको आपने हिम लिखा, अमित कर्ज हिम, माना इसका नाम क्या है, इसका नाम सुमित है, तो अमित कर्ज सुमित, अमित ने अभिशाप दिया कि भाई तुम्हारा बुरा हो, या जो भी उसने कहा हो सुमित को। लेकिन अगर अमित खुद को ही कोस रहा है ना, खुद को ही कोस रहा है, स्वयं को कोस रहा है, अपने आप को कोस रहा है, अपने आप को कर्ज कर रहा है, तो उस सिचुएशन में हिम नहीं क्या कहेंगे, हिमसेल्फ कहेंगे। यहाँ पर हिम थर्ड पर्सन है, कोई और है, लेकिन अमित अगर खुद को ही कोस रहा है, अमित घूम फिर के अपने ऊपर ही आ गया, कोस रहा है, खुद की ही बात कर रहा है, तो खुद के लिए हिम नहीं क्या आता है, हिमसेल्फ आता है। इस हिमसेल्फ का मतलब है बात वापस किसकी चल रही है, अमित की चल रही है। आप ऐसा नहीं लिख सकते ना, अमित कर्ज्ड अमित, क्या लिख सकते हो, अमित ने अमित को कर्ज करा, नाउन का रिपीटेशन तो गलत है ना, तो अमित ने अमित को कर्ज करा, आप कहो अमित ने खुद को कर्ज करा, और खुद को कहने के लिए अमित मेल है तो इसका हिम आया, और भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाओगे खुद को कहने के लिए तो क्या लगाओगे, हिम सेल्फ लगाओगे। जैसे मैं कहता हूं कि अंजलि, अंजलि कर्ज्ड, अब अंजलि है तो अंजलि है तो क्या लगाओगे, हर सेल्फ, हर सेल्फ मतलब खुद को, अंजलि ने खुद को कर्ज करा कि भाई मेरा मतलब अपने आप को, जैसे आदमी बहुत डिप्रेस्ड है, बड़ा परेशान है, तो खुद को ही बदवा दे रहा है, अपने आप को ही बुरा कह रहा है, तो वही है अमित कर्ज हिमसेल्फ, उसने खुद को कहा, समझ रहे हो, उसने खुद को कर्ज करा। तो ये हिमसेल्फ जो है वो किसके लिए आया है, अमित के लिए खुद से आया है। खुद को स्वयं को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का प्रयोग किया
जाता है। तो एक रही ये बात। और बाकी मैंने बताया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं इनका सब्जेक्टिव केस नहीं बनता, इनका केवल कौन सा केस बनता है, ऑब्जेक्टिव केस बनता है। बाकी मैंने आपको बताया सिंगुलर के साथ सेल्फ लगाते हैं, प्लूरल के साथ सेल्स लगाते हैं। इसी वजह से केवल अवर सेल्स और योर सेल्स और देम सेल्स केवल 3 ही है सेल्स वाले, क्योंकि 3 ही हमारे पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों में एक एक प्लूरल होता है। और इसमें इसलिए तीनों में से एक एक का क्या लगाया, सेल्स लगा के प्लूरल बनाया। बाकी सबका सेल्फ लग के बना, सेल्फ 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 और सेल्फ। ठीक है, ये रही बात। अब इसके बाद आगे हमें पढ़ना है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है, कुछ होते हैं जिनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता है, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन इसको पढ़ने में समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं आज की क्लास यहीं खत्म करता हूँ। आज के लिए हम इतना